तुम्हारे एक ब्रेकअप वाले डायलॉग की वजह से जो तुमने अपने बचपन में बोला था, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड जिसको बचपन से ऑटिज्म है, वो तुम्हें तेज धूप में दूर से देखती रहती थी पर तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन तुमने अपनी पिछली लाइफ में उसकी इस बीमारी की वजह से उसे दूर रखा था। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ, वो तुरंत उस आग की तरफ भागी और तुम्हारे साथ मरने का फैसला किया। तभी तुम्हें उसकी छुपी हुई फीलिंग समझ आई। इसीलिए जब तुम्हारा रीबर्थ हुआ तुम तुरंत उसे ढूंढने गए। जब तुम बिन बिन के सामने आए तो वो एक ऐसी बच्ची की तरह जिसने कोई गलती की हो, नर्वसनेस में अपना सर पटकने लगी और अपने होंठ चबाते हुए धीरे से सॉरी बोली, क्योंकि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। तुमने पहले उसे कहा था ना कि वो फिर कभी तुम्हारे सामने ना आए। वो डर के मारे एक कदम पीछे हटी, तुमसे बचना चाहती थी, पर उसका बॉडी और उसका माइंड अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। उस एक कदम के बाद वो वहीं जम गई। तुम एक पल के लिए हैरान रह गए। कभी सोचा नहीं था कि री इनकाउंटर की पहली लाइन एक सॉरी होगी। ये बोलने के बाद बिन्निंग बिन चुपचाप जमीन को देखने लगी, फिर से अपनी छोटी सी बंद दुनिया में खो गई। क्या तुम्हें बचपन से पता था कि उसे ऑटिज्म है? तुमसे मिलने से पहले तो वो बात भी नहीं करना चाहती थी। पूरा दिन जमीन को देखती रहती थी, खोई हुई। डॉक्टर्स कहते थे कि वो अपनी ही दुनिया में बहुत अंदर तक डूबी हुई है, बाहर की दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं है। पर जब से तुम आए सब कुछ धीरे से बदल गया। उसके पेरेंट्स उसे कितना भी समझाने की कोशिश करें, वो वैसे ही रहती थी, पर जैसे ही तुम आते रिपोर्टिंग, उसकी नजर तुम्हें ही देखती रहती थी। अगर बिन्निंग बिन की दुनिया पहले अंधेरी थी तो तुम उसकी आंखों की अकेली रोशनी थे। थोड़े टाइम की ट्रीटमेंट के बाद वो काफी ठीक हो गई, वो बोलने लगी और उसकी कंडीशन धीरे धीरे अच्छी होने लगी। बस तुम्हारे ब्रेकअप के बाद तुम्हें उसकी कोई न्यूज नहीं मिली और तुम्हें नहीं पता था कि वो कितनी ठीक हुई थी। ये सोचकर तुमने बिन्निंग बिन को देखा और प्यार से पूछा, क्या तुम मुझे ढूंढने आई हो? वो अभी भी सर झुकाए जमीन को देख रही थी, कोई जवाब नहीं दिया। तुम परेशान नहीं हुए, तुमने पेशेंस से वेट किया। कुछ मिनट्स बाद उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया। तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? उसने फिर से धीरे से ना में सर हिलाया। तुम अपनी जगह पर ऑकवर्ड फील करने लगे। वहां अचानक बिल्कुल शांति हो गई। तुमने अपना सर खुजलाया, समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, पर बिन्निन को कोई जल्दी नहीं थी। वो जमीन को देखते हुए अपनी ही दुनिया में थी। वो ऐसे ही थी। वो पूरा दिन एक जगह शांत बैठ सकती थी। कार के पास खड़ा ड्राइवर ये सीन देखकर परेशान हो रहा था और अपने मन में सोच रहा था, मिस हर वीक आप फैंग के स्कूल के सामने आकर वेट करती हैं और अब जब वो मिल गए हैं तो आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बस इतना ही कह दो कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो भी ठीक होता। अचानक एक पेट की आवाज ने तुम दोनों के बीच की ऑकवर्डनेस को खत्म कर दिया। तुमने अपनी आंखें झपकाईं और कंफर्म किया कि ये आवाज बिन्निंग बिन के पेट से आई थी और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुमने लंच नहीं किया ना? बिन्निंग की पलकें कांपी और उसने फाइनली अपना सर उठाकर कंफ्यूजन से तुम्हें देखा। भूख? तुमने समझाया, जब तुम्हारे पेट से आवाज आती है इसका मतलब तुम्हें भूख लगी है। उसने बस ओ कहा और फिर से अपना सर झुकाकर जमीन को देखने लगी, फिर से खोई हुई। तुम परेशानी में अपना फोरहेड टच करने लगे। तुम भूल गए थे कि बिन्निंग बिन का माइंड बाकी लोगों से बिल्कुल अलग काम करता है। एक नॉर्मल इंसान जब भूख लगती है तो वो खाने के बारे में सोचता है, पर उसकी समझ में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। चलो मैं तुम्हें खाना खिलवाने ले चलता हूं। स्माइल करते हुए तुमने उसका हाथ पकड़ा और तुम दोनों कैंटीन की तरफ चलने लगे। ये आदत बहुत नेचुरल और पुरानी थी। पहले भी जब बिन्निंग पिन अपनी दुनिया में खो जाती थी तुम भी उसे ऐसे ही हाथ पकड़कर घर ले जाते थे। वो एक पल के लिए हैरान रह गई। उसकी नजर धीरे से तुम्हारे जुड़े हुए हाथों पर गई और फिर उसके होंठ थोड़े से स्माइल करने लगे। ड्राइवर उन्हें देखकर जल्दी से पीछे भागा। डर था कि कहीं मिस को कुछ हो ना जाए। सर और मैडम ने उसे स्पेशल बोला था कि वो उनसे एक कदम भी दूर ना हो। जब तुम दोनों कैंटीन पहुंचे तो क्लासेस के बाद वहां बहुत भीड़ थी। जैसे ही एक बहुत सुंदर लड़की ने एंट्री की, सबकी नजरें तुरंत उस पर रुक गईं। तुम्हें बाकी लोगों की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर बिन्निंग पिन को ऑकवर्ड लगा। उसने अपने होंठ जोर से दबाए, नेचुरल तरीके से तुम्हारे पास आई और अपना फोरहेड से कोड़ा। ड्राइवर ने ये देखा तो वो अंदर से डर गया। उसे पता था कि मिस की बीमारी की वजह से वो बाकी लोगों की नजरों को लेकर बहुत सेंसिटिव थी और अगर उसे ज्यादा अटेंशन मिलती तो वो अपना इमोशनल कंट्रोल खो सकती थी, यहां तक कि खुद को या दूसरों को चोट भी पहुंचा सकती थी। सर और मैडम ने उसे इसलिए पास रहने को कहा था ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो टाइम पर संभाल सके। वो जल्दी से दौड़कर तुम्हारे पास आया। बिन बिन में कुछ अजीब ना देखते हुए तुमने नॉर्मल तरीके से पूछा, तुम्हें क्या खाना पसंद है? पहले तुमने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था और ना ही तुम्हें पता था कि उसे क्या खाना पसंद है। उस टाइम बिन्निंग बिन का सर दर्द करने लगा था। उसकी आईब्रोज के बीच गुस्सा दिख रहा था, पर तुम्हारी आवाज सुनकर उसके अंदर का सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया। उसने तुम्हें ध्यान से देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। तुम जो उसके नेचर को अच्छे से जानते थे, जब आपका वेट नहीं कर रहे थे और तुम्हें उसे वहां अकेले छोड़कर अपना फोन देखना ठीक नहीं लगा, इसलिए तुम खुद से ही धीरे से बात करने लगे।
मुझे याद है, पहले तुम हमेशा मेरे प्लेट से बैंगन निकालकर खा लेती थी। क्या अभी भी पसंद है? मैं तुम्हारे लिए कुछ मीट भी मंगवा देता हूँ। एक अच्छी डाइट रखनी चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर बिन्निंग बिन के दिल को जैसे एक ठंडी हवा मिली, जिसने उसका सारा गुस्सा शांत कर दिया। उसका सिकुड़ा हुआ फोरहेड धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। उसकी आंखों में अब बस तुम थे, और बाकी लोगों की नजरें अब उसे परेशान नहीं कर सकती थीं। ड्राइवर, जो अभी कुछ मीटर ही दौड़ा था, मिस को शांत देखकर वहीं रुक गया। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। नॉर्मली जब मिस को ऐसी प्रॉब्लम होती थी तो वो खुद को या आसपास के लोगों को चोट पहुंचाती थी, और हर बार उन्हें बहुत मेहनत से शांत करने में आधा घंटा लगता था। पर इस बार तुम्हारे साथ वो 2 मिनट से भी कम टाइम में शांत हो गई। तभी उसे समझ आया कि मैडम हमेशा फैंग की इंपॉर्टेंस पर इतना जोर क्यों देती थी। खाने की विंडो पर पहुंचकर तुमने अपने लिए और बिन्निंग बिन के लिए एक जैसा खाना ऑर्डर किया। ठीक है, ये प्लेट्स उस टेबल पर ले चलते हैं खाने के लिए। तुमने उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाया कि प्लेट कैसे उठानी है। जैसे ही तुमने अपना हाथ उसके हाथ से अलग करने की कोशिश की, बिन्निंग बिन का फोरहेड तुरंत सिकुड़ गया और उसने फिर से खुद तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। उसे अपनी हथेली में जोर से दबा लिया। हाथ में गर्मी महसूस होते ही उसका फोरहेड फिर से नॉर्मल हो गया। तुमने फिर से हाथ निकालने की कोशिश की और उसे याद दिलाया, अब तुम्हें प्लेट उठानी है, तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकती। पर बिन्निंग बिन ने फिर से हाथ पकड़ लिया। तुम छोड़ रहे थे, वो फिर से पकड़ रही थी। बार बार वो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती थी। तुमने ना चाहते हुए भी अपना फोरहेड सिकोड़ा। ये जिद्दी और अजीब नेचर ही पिछली लाइफ में एक वजह थी जिसकी वजह से तुम उसे पसंद नहीं करते थे। पिछली लाइफ में तुम गुस्सा हो गए होते, पर अब एक बार मौत देखने के बाद अब तुम्हारे पास ज्यादा पेशेंस था। ठीक है, पकड़ लो अगर चाहती हो, तुमने हार मानते हुए कहा। पर जब उसने तुम्हें फोरहेड सिकोड़ते देखा तो बिन्निंग बिन के फेस पर एक डर दिखा जो बहुत छोटा था। उसे पता था कि ये साइन है जब फैंग ज़ुऑन गुस्सा होता है, और ये उसकी गलती की वजह से है क्योंकि उसने बात नहीं मानी। अगर वो बात नहीं मानेगी तो फैंग ज़ुऑन उसे नफरत करेगा, उसे भगा देगा और फिर कभी बात नहीं करेगा। ये सोचकर बिन्निंग बिन का सर फिर से दर्द करने लगा, जैसे बहुत सारी लोहे की सुइयां एक साथ उसके सर में चुभ रही हों। दर्द इतना तेज था कि उसने अपनी मुट्ठी बंद की और अपने सर पर जोर से मारा। इस अचानक मूव ने तुम्हें और दूर से देख रहे ड्राइवर को डरा दिया। दोनों ने तुरंत सोचा कि बिन्निंग बिन को फिर से प्रॉब्लम हो रही है। ड्राइवर जल्दी से तुम्हारी तरफ दौड़ा और तुमने भी उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसे धीरे से शांत करते हुए कहा, शांत शांत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ कर रखूंगा हमेशा, ठीक है? ड्राइवर, जो इस तरह की सिचुएशंस का आदी था, उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक मेडिसिन की भाशी निकाली ताकि बिन्निंग बिन को दे सके, पर उसने ड्राइवर को बिल्कुल इग्नोर किया। कुछ देर बाद उसने रिएक्शन दिया और तुम्हें देखा। भारी आवाज में पूछा, सच में तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और मुझसे नफरत नहीं करोगे? तुम एक पल के लिए हैरान रह गए और तुरंत अपने जुड़े हुए हाथ उसके फेस के सामने उठाए। सच में देखो। बिन्निंग ने एक छोटी सी स्माइल की और जो हाथ अपने सर पर मार रही थी वो रुक गया, तुम्हारे पास शांत हो गई, जैसे वो गुस्से वाला सीन कभी हुआ ही नहीं था। ड्राइवर का मुंह फिर से खुला का खुला रह गया। ये पहली बार था जब उसने मिस को किसी प्रॉब्लम के बाद इतनी जल्दी शांत होते देखा था, बिना किसी मेडिसिन के। इस बीच तुम एक हाथ से प्लेट उठाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत अजीब तरीके से। ड्राइवर जल्दी से उसे लेने आया। मिस्टर फैंग, मुझे दीजिए, आप मिस को वहां बैठने ले जाइए। ये समझते हुए कि एक हाथ से सच में मुश्किल हो रही थी, तुमने हाँ कहा। तो फिर ये तुम संभालो। तुम बिन्निंग को कैंटीन के कॉर्नर वाली टेबल पर ले गए और तुम दोनों बैठ गए। ड्राइवर जल्दी ही दोनों प्लेट्स ले आया। तुमने अपना कैंटीन कार्ड दिया। तुमने भी लंच नहीं किया ना? मेरा कार्ड लो और कुछ खा लो। ड्राइवर ने तुरंत ना में सर हिलाया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसका काम हर वक्त मिस पर नजर रखना था। वो अकेले खाना लेने जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कहीं ऐसा ना हो कि उसे फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाए और पास कोई संभालने वाला ना हो। तुम्हें पता था कि बी फैमिली के बहुत रूल्स हैं, इसलिए तुमने ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। तुमने बिन्निंग बिन को चॉपस्टिक्स दी, खाओ। उसने चॉपस्टिक्स को देखा, फिर तुम्हें देखा और कुछ देर बाद उन्हें आराम से उठा लिया। तुमने भी अपना लेफ्ट हैंड उठाया अपने चॉपस्टिक्स लेने के लिए। तुम बचपन से लेफ्ट हैंडेड नहीं थे, बल्कि पहले बिन्निंग बिन खाते हुए भी तुम्हारा हाथ पकड़ने पर इंसिस्ट करती थी। टाइम के साथ तुमने लेफ्ट हैंड से खाना खाने की आर्ट सीख ली थी। बिन्निंग बहुत धीरे खाती थी, हर एक बाइट को बहुत देर तक चबाती थी और कभी कभी तो खाने के बीच में ही अपनी दुनिया में खो जाती थी। तुमने मुड़कर उसकी तरफ देखा और देखा कि वो चॉपस्टिक से मीट का एक टुकड़ा पकड़े हुए अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। तुम्हें पता था कि उसका माइंड कहीं और चला गया है। तुमने उसे प्यार से याद दिलाया, पहले खाना खत्म करो। तुम्हारी आवाज सुनते ही उसकी पलकें कांपी और उसने धीरे से मीट को अपने मुंह में डाल लिया। आज ड्राइवर जो कुछ भी देख रहा था वो उसके हैरान होने की लिमिट से बहुत ज्यादा था। जब मिस अपनी दुनिया में खो जाती थी तो कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करता था। पहले अगर कोई उन्हें डिस्टर्ब करता तो वो अगले ही पल गुस्से में टेबल पलट देती थी। बस मिस्टर फैंग के पास ही ये टैलेंट था। जब तुम शांति से खाना खा रहे थे तो अचानक चॉपस्टिक्स का एक पैर तुम्हारी प्लेट की तरफ आया और बैंगन का एक टुकड़ा उठा लिया। तुमने बिंगबिन को देखा, क्या तुम्हारी प्लेट में बैंगन नहीं है? उसने कुछ नहीं कहा और फिर से तुम्हारी प्लेट से पोटैटो की एक स्लाइस उठा ली।
गुस्से और मजाक के बीच तुमने अपना प्लेट उसकी तरफ पुश कर दिया। जब उन्होंने लंच खत्म किया तो लगभग 1 बज चुका था। बिंग फैमिली कैपिटल में रहती थी, जबकि तुम सूसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हालांकि दोनों शहर पास ही थे, पर कार से जाने में 4 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता था। अगर वो जल्दी नहीं निकलती तो बहुत देर हो जाती। तुमने बिंगबिन को स्कूल के गेट तक छोड़ा और ड्राइवर से रिक्वेस्ट की, प्लीज उन्हें घर ले जाइए। ड्राइवर ने रिस्पेक्ट से जवाब दिया, ये मेरी ड्यूटी है मिस्टर फैंग, आपको थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर विनिंग पिंग समझ गई कि अब उसे तुमसे अलग होना पड़ेगा, और उसने तुम्हारा हाथ और जोर से पकड़ लिया। तुमने अपनी हथेली पर वो प्रेशर महसूस किया और नीचे देखा तो उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। इन सालों में तुमने ये नजर बहुत बार देखी थी। तुम्हारा दिल थोड़ा पिघला और तुमने अपनी आवाज को सॉफ्ट करते हुए कहा, घर जाना चाहिए, अगर ज्यादा देर हो गई तो तुम्हारी माँ परेशान हो जाएंगी। विनिंग पिन में तुम्हारा हाथ छोड़े बिना ना में से हिलाया। तुमने अपना हाथ उठाकर उसके सर को सहलाया, गुड गर्ल बनकर रहो। विनिंग बिन की आंखें अचानक चमक उठी और उसका जिद्दी फेस तुरंत सॉफ्ट हो गया। सर सहलाना एक ऐसी चीज थी जो तुम बचपन में उसे किसी बात के लिए मनाने के लिए करते थे। बाद में बड़े होने पर तुम्हारे फ्रेंड्स ने इस बात का मजाक उड़ाया कि ये बचकानी चीज है, तो तुमने ये करना छोड़ दिया था। तुमने धीरे से अपना हाथ पीछे किया। ठीक है, अब जाओ। विनिंग पिन ने अपनी अब खाली हाथ की उंगलियों को बंद किया। उसके सीने में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। तुमने आगे कहा, जब घर पहुंच जाओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना कि तुम ठीक हो, ओके? उसका ध्यान इस क्वेश्चन पर गया और उसने सीरियसनेस से पूछा, फैंग जुआन जवाब देगा? तुमने हाँ में सिर हिलाया और एक पॉजिटिव जवाब पाकर विनिंग ने अपने होंठ दबाए। हालांकि उसका फेस अभी भी रिजिड था। तुमने उसके होंठों के कॉर्नर पर एक छोटी सी स्माइल देखी और समझ गए कि वो खुश थी। वो कार की पीछे वाली सीट पर बिल्कुल सीधी बैठ गई और ड्राइवर उसे घर ले जाने लगा। उसके फादर ने एक बार उसे कहा था कि अगर किसी की याद आए तो उसे एक मैसेज भेज सकते हैं। पहले उसने फैंग युआन को बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे, पर कभी कोई जवाब नहीं मिला था। लेकिन इस बार उसने प्रॉमिस किया था कि वो जवाब देगा। बिनिंग अपने फोन को जोर से पकड़े हुए थी, खुशी से वेट कर रही थी कि कब जल्दी घर पहुंचेगी ताकि फैंग युआन को मैसेज भेज सके। बिनिंग की कार को जाते देखने के बाद तुम अपने हॉस्टल के रूम में वापस गए। जैसे ही तुमने डोर खोला, जाओयान गुस्से में तुम्हारे ऊपर झपटा और एक इन्वेस्टिगेशन वाले स्टाइल में खड़ा हो गया। सच सच बताओगे तो ठीक रहेगा, अगर छुपाओगे तो सख्त पनिशमेंट मिलेगी। बताओ तुम इस ब्यूटी से कहाँ मिले? कौन सी ब्यूटी? तुमने कंफ्यूजन से पूछा। जाओयान ने पक्के टोन में पास आकर कहा, जो तुम्हारे साथ कैंटीन में थी। साथ वाले रूम के सब लोगों ने मुझे बताया कि तुम एक बहुत बड़ी ब्यूटी के साथ खाना खा रहे थे, जो तुम्हारे लिए अपना सिर पटक रही थी और खुद को चोट पहुंचा रही थी। और उसके पास एक नॉर्मल सा आदमी था जो तुम्हारा पेट बनने को तैयार था। तुम लोगों को खाना सर्व कर रहा है और प्लेट्स उठा रहा है। इस कमेंट से तुम्हें सच में समझ आया कि अफवाहें कैसे बिना बात के बनती हैं। ये क्या बकवास है? तुमने परेशानी में अपना डिफेंस किया। बिन और मैं बस फ्रेंड्स हैं और वो आदमी उसकी फैमिली का ड्राइवर है। मैं दो लड़कियों के बीच नहीं खेल रहा हूँ। जाओयान ने बिल्कुल ना यकीन करने वाला फेस बनाया। फ्रेंड्स ऐसे हाथ पकड़ते हैं क्या? उसका फेस देखकर तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ा। हमने फिंगर्स एंटरटेन नहीं की थी और उसकी सिचुएशन थोड़ी स्पेशल है। बिनिंग बिन को ऑटिज्म है, उसका बिहेवियर रिजिड है और बहुत बार उसकी बात माननी पड़ती है और उसे शांत रखना पड़ता है, नहीं तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है। जोयान का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी का भी विनिंग बिन की कंडीशन सुनकर होता है, हैरानी और सिंपैथी दोनों एक साथ। उसने 2 बार अपनी टंग क्लिक की और सिंपैथी से कहा, कितने दुख की बात है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की जिसका फेस हमारी यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियों को फीका कर दे। किसने सोचा था कि उसे ये मेंटल इलनेस होगी? तुम्हें बिना चाहते हुए भी थोड़ा बुरा लगा। पहले भी तुमने विनिंग बिन के बारे में ऐसी बातें सुनी थी और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था, पर आज वापस सुना तो तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। शाम के 5 बजे विनिंग बिन फाइनली बिंग मैंशन वापस पहुंच गई। लियो विक्सियान ड्राइवर का कॉल पाने के बाद कि सब ठीक है, पहले से ही गेट पर गर्दन उठाए अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। 5 मिनट के बाद एक ब्लैक कार धीरे से प्रॉपर्टी के अंदर आई। नंबर प्लेट पहचानकर लियो मिक्सियान जल्दी से रिसीव करने आई। उसने अपनी बेटी को देखा जिसका सिर झुका हुआ था और वो फोन को देखते हुए कुछ सोच रही थी। वो इस सिचुएशन की आदी हो चुकी थी। जब उसकी बेटी अपनी दुनिया में खो जाती थी तो वो किसी की नहीं सुनती थी। फिर भी वो पास आकर उसके कान में प्यार से कहा, निंगिन, क्या आज मजा आया? क्या भूख लगी है? मम्मा अभी डिनर बनाती हैं। क्या तुम्हें बैंगन चाहिए, तुम्हारा फेवरेट? पहले कार से उतर जाओ, जो भी बात है हम घर के अंदर आराम से सोचेंगे। बिनिंग बिन की आंखें थोड़ी घूम रही थी। फाइनली वो अपनी दुनिया से बाहर आई। लियो विक्सियान का दिल खुशी से उछला, ये सोचकर कि उसकी बेटी फाइनली उसे जवाब देगी। पर बिना कुछ बोले बिनिंग बिन ने कार का डोर खोला और जल्दी से घर की तरफ चलने लगी। लियो विक्सियान हैरान होकर उसके पीछे भागी। बिनिंग बिन एंट्रेंस पर ही रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। उसने फोन की स्क्रीन को अपने थंब से कुछ बार टच किया और जल्द ही फिर से उसे देखते हुए अपनी दुनिया में खो गई। हालांकि ये बिहेवियर अजीब था, पर लियो विक्सियान ने नोटिस किया कि उसकी बेटी के होंठों के कॉर्नर्स थोड़े से ऊपर उठे हुए थे। ये बिल्कुल एक अच्छे मूड का साइन था। अपनी बेटी को खुश देखकर मदर भी खुश हुई। वो स्माइल करते हुए पास आई और उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर गई। निंगिन, तुम क्या देख रही हो? पर जैसे ही उसने स्क्रीन का कंटेंट देखा
लियो विक्सियान की स्माइल अचानक फ्रीज हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। स्क्रीन पर बिल्कुल उसकी बेटी और फैंग की चैट थी। लास्ट मैसेज वही था जो निंगिन ने अभी भेजा था। घर पहुंच गई। उससे ऊपर चैट बिनिंग बिन के भेजे हुए मैसेजेस से भरी हुई थी। आज हल्की बारिश है, आज तेज बारिश है, आज मौसम साफ है। उन सभी मैसेजेस में एक चीज कॉमन थी। हर मैसेज के सामने एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क था, जो इस बात का पक्का साइन था कि वो मैसेजेस रेड नहीं हुए थे। तुमने पहले ही उसका कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया था, लियो विक्सियान ने भारी दिल से सोचा। पर निंगा, उस रेड एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या मतलब था? और वो फिर भी उसे कभी कभी मैसेजेस भेजती रहती थी। कोई भी नॉर्मल इंसान इस छुपे हुए मैसेज को समझ जाता, पर निंगिन बिन ऐसी नहीं थी। लियो विक्सियान की आंखें लाल हो गई और अपना मुंह बंद करते हुए वो चुपचाप रोने लगी। एक कांपते हुए टोन में कहा, निंगिन, चलो डिनर करते हैं। हाँ, शायद जब तुम खाना खत्म कर लोगी तो फैंग तुम्हें जवाब देगा। पर जैसे ही उसने उसके हाथ को टच करने की कोशिश की, विनिंग बिन तुरंत पीछे हट गई और अपना फोरहेड सिकोड़ा। वेट, फैंग युआन ने कहा था वो जवाब देगा। मुझे वेट करना होगा। अगर फैंग युआन को पता चला कि मैंने वेट नहीं किया, मैं ओबीडियंट नहीं रही, तो वो गुस्सा हो जाएगा। जैसे पिछली बार मैं ओबीडियंट नहीं थी और मैंने फैंग युआन को फिर कभी नहीं देखा। अपनी बेटी के इमोशंस को बढ़ते देखकर यू विक्सियान ने तुरंत हार मान ली। ठीक है, हम वेट करते हैं। अभी डिनर नहीं करते, अभी डिनर नहीं करते। 3 घंटे बीत गए। विनिंग बिन को अभी भी एंट्रेंस पर खड़ा देखकर जिसका ध्यान फोन पर था और वो अंदर आना नहीं चाहती थी। विक्सियान अब और कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने हस्बैंड के गले लगकर रोने लगी। बाइंगले ने उसकी बैग को सॉफ्ट तरीके से सहलाकर चुप करवाया। विक्सियान, परेशान मत हो। ये पहली बार नहीं है जब विनिंग बिन ने ऐसा किया है। वो शांत हो जाएंगी। जाओ कुछ खा लो, कहीं भूख की वजह से तुम बीमार ना हो जाओ। लियो विक्सियान ने लाल आंखों से नाम ऐसे रिलाया। मैं परेशान कैसे ना हूं? पहले जब निंगिन अपने मैसेजेस भेजती थी तो 1 घंटे से कम टाइम में फोन रख देती थी, पर अब 3 घंटे हो चुके हैं। नहीं, मुझे फैंग युआन को कॉल करना होगा। बाइंगले ने फोरहेड सिकोड़ा। तुम क्या कर रही हो? क्या हमने ये तय नहीं किया था कि हम उस लड़के को फिर कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे? लियो विक्सियान ने रोते हुए, लगभग चिल्लाते हुए जवाब दिया। अब मुझे किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मैं कुछ किए बिना कैसे रह सकती हूँ? मैं उसकी माँ हूँ। ये बोलकर उसने नंबर डायल किया। इस बीच ये सोचते हुए कि आज रात उनकी कोई क्लास नहीं है, जाओयान तुम्हें वेस्ट गेट के पास वाले छोटे सुपरमार्केट से कुछ खरीदने के लिए ले गया। हॉस्टल रूम की तरफ वापस आते हुए दोनों अलग अलग गॉसिप्स कर रहे थे और बात तुम पर आकर रुक गई। जाओयान ने क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ तुम्हें आंख मारी। वो बड़ी ब्यूटी जो दोपहर में तुमसे मिलने आई थी, वो तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है ना? हालांकि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, पर तुम दोनों इतने सालों से साथ हो, क्या तुमने सच में उसके लिए कभी कुछ फील नहीं किया? तुम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बिल्कुल नहीं। तुम नहीं जानते वो बचपन में कितनी परेशान करती थी। उसे देखकर ही मेरे सर में दर्द होने लगता था। वहां से कौन सी फीलिंग आएगी? तुम्हारे माइंड में बचपन की यादें आने लगी। जहां भी तुम जाते थे, विनिंग बिन एक छोटी टेल की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चली आती थी। जब तुम बाथरूम में जाते या नहाते, तब भी वो तुम्हारे चिपके रहना चाहती थी। शुरू में जब तुम दोनों 8 या 9 साल के थे, तब ये सब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि तब लड़का लड़की का उतना ध्यान नहीं था। पर जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने उसे दूर करना शुरू कर दिया। सच में, शावान ने जोर दिया। इतनी सुंदर लड़की रोज तुम्हारे आसपास हो, तो क्या सच में कुछ फील नहीं हुआ? तुमने हार मानकर मुस्कुरा कर कहा, ये सच है। बस जब याद आता है कि पिछली जिंदगी में उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी, तो दिल में दर्द सा होता है और तरस भी आता है। उसे सिर्फ मुझ पर निर्भर नहीं होना चाहिए था, और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं मरना चाहिए था। अब मुझे सब साफ है। इस दूसरी जिंदगी में मैं बिनिंग बिन की बीमारी का इलाज करूंगा। बिनिंग बिन अंदर से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने से डरती थी और डॉक्टर्स को अपने पास भी नहीं आने देती थी। पर जब तक तुम उसके साथ होते, वो चुपचाप बात मान लेती थी। स्कूल खत्म होने के बाद तुमने उसे कभी नहीं देखा। उसने अपना ट्रीटमेंट भी बीच में ही छोड़ दिया था। कभी कभी दूसरों से पता चलता था कि सालों की मेहनत के बाद भी उसकी हालत फिर से खराब हो गई है। पर अब से, तुमने कहा, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। शाव अभी भी मजाक करने वाला था कि अचानक तुम्हारा फोन बज गया और बात कट गई। तुमने फोन निकाला और स्क्रीन पर लियू विचियन का नाम देखकर थोड़ी देर के लिए सुन रह गए। आखिरी बार तुमने आंट लियू को स्कूल के ग्रेजुएशन पर देखा था। कॉलेज के इन सालों में, क्योंकि तुम बिनिंग बिन से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, इसलिए समय के साथ लियू विचियन ने कॉल करना बंद कर दिया था। अब अचानक क्यों कॉल किया? क्या बिनिंग बिन की बीमारी फिर से बढ़ गई है? ये सोचते हुए तुमने तुरंत कॉल उठाया। आंटी, दूसरी तरफ लियू विचेन की आवाज रोते हुए आ रही थी। फनजुआन, आंटी जानती है कि निंगमिन पहले समझदार नहीं थी और उसने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा। तुम्हारा उसे नफरत करना सही है, पर अब सिर्फ तुम ही निंगमिन को शांत कर सकते हो। तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है। बस 2 शब्द बोल दो ताकि वो ट्रीटमेंट के लिए मान जाए। आंटी तुम्हारी बहुत एहसानमंद रहेगी। लियू विचिन की रोती हुई आवाज सुनकर तुमने उसे तुरंत चुप कराया। आंटी, परेशान मत होइए। क्या निंगविन को कुछ हुआ है?
धीरे से बताइए ताकि मैं मदद कर सकूं। लियू विचेन ने बिनिंग बिन को देखा, जो अभी भी गेट पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं बताती हूँ। घर पहुंचते ही वो फोन पकड़े हुए बैठ गई, खोई हुई। पूरे 3 घंटे तक वो वहां बिना हिले खड़ी रही, डिनर तक नहीं किया। वो पूरे वक्त तुम्हें मैसेजेस भेज रही है। आंटी जानती है कि तुमने उसे पहले ही हटा दिया है, पर वो ये नहीं समझती कि इसका क्या मतलब है। तुम्हारा दिल बैठ गया। तुम्हें एकदम याद आया कि हाँ, ऐसा हुआ था। स्कूल के उस साल गुस्से में तुमने बिनिंग बिन के सारे नंबर्स डिलीट कर दिए थे। वक्त के साथ तुम ये भूल गए थे। तुम्हें धुंधला धुंधला याद आया कि तुमने बिनिंग बिन को कहा था कि घर पहुंचकर बताना, और तुमने वादा किया था कि जवाब दोगे। क्या वो इसलिए वहां खड़ी फोन को देख रही थी, तुम्हारे जवाब का वेट कर रही थी? तुमने तुरंत कहा, आंटी मुझे निंगपिन का नंबर भेज दीजिए, मैं अभी उसे वापस ऐड कर लेता हूँ। जब उसने सुना कि तुम मदद के लिए तैयार हो, यी शियान बहुत खुश हुई और तुरंत नंबर भेज दिया, और बिनिंग बिन के नाम पर तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली। बिनिंग बिन की प्रोफाइल फोटो वही पुरानी ग्रे वाली थी, बिल्कुल बोरिंग और उसके नेचर जैसी। तुम मुस्कुरा दिए और एक मैसेज भेजा, घर पहुंच गई। तुम चाहते तो अनजान बन सकते थे, ये मेंशन ही नहीं करते कि वो 3 घंटे से गेट पर खड़ी थी। पर जैसे ही तुमने मैसेज भेजा, चैट में तुरंत जवाब आ गया। गेट पर बिनिंग बिन की थकी हुई आंखों में, जिनमें बहुत वक्त से चमक नहीं थी, अचानक रोशनी आ गई और उसके होंठ थोड़े से ऊपर उठ गए। फान जुआन ने रिप्लाई किया, जरूर फान जुआन को भी मेरी याद आई होगी। थोड़ी देर बाद अपनी खुशी से बाहर आकर उसने धीरे से एक शब्द में जवाब दिया। इस बार उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तुम्हारा मैसेज तुरंत आ गया। खाना खा लिया? कुछ खा लेना। बिनिंग ने अपना सर उठाया। कंफ्यूज्ड होकर लियू विचियन और बिंगले की चिंता भरी आंखें देखीं। वो उनकी फीलिंग्स नहीं समझ रही थी। फिर भी उसने कहा, खाना। लियू विचियन बहुत खुश होकर, ओ हाँ, मम्मा अभी खाना गर्म करके लाती है। अपनी बेटी को खाना खाते देखकर बिंगले भी मुस्कुराया, पर सोचा तो थोड़ा उदास भी हुआ। जिस बेटी को 20 साल से पाला, वो उनकी बात नहीं मानती थी, पर किसी और की हर बात मानती थी। क्या ये थोड़ा बुरा नहीं था? पर ये उदासी जल्दी चली गई। उसने बिंगबिन को इशारा किया, निंगबिन, आओ खाना खा लो, टेबल पर बैठो। बिंगले धीरे धीरे टेबल तक गई और बैठ गई। वो धीरे धीरे खा रही थी, पर एकदम मशीन की तरह। पहले उसे चावल खाना था और सब्जी की क्वांटिटी चावल के बराबर होनी चाहिए थी। हर निवाले का साइज सही होना चाहिए था, कोई गलती नहीं। हर स्टेप रूल्स के हिसाब से था। ये सब दूसरों को अजीब लगता था, पर ली शियान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उसकी बेटी खाना सही से खा ले, यही काफी था। 15 मिनट बाद प्लेट में बस एक बैंगन का टुकड़ा बचा था। बिनिंग बिन ने उसे चॉपस्टिक से उठाया और चावल का आखिरी निवाला और सही से मुंह में डाल लिया, जैसे सब पहले से कैलकुलेट किया हो। प्लेट और बाउल एक साथ खाली हो गए। उसने चॉपस्टिक्स रखी और तुरंत फोन निकाला, तुम्हें बताने के लिए। खाना खत्म कर लिया? तुमने तुरंत जवाब दिया, बहुत बढ़िया। तारीफ सुनकर बिनिंग बिन के होठ और ऊपर उठ गए और उसकी आंखों में हल्की सी खुशी थी। वो उठी और भागकर सीढ़ियां चढ़ गई, लियू विचियन अपने पति का हाथ पकड़े हुए, जज्बात से भरी आवाज में। पहले जब मैं फान जुआन को कॉल करती थी, वो हमेशा मना कर देता था, पर इस बार उसने मदद की। इसका मतलब उसने निंगविन को माफ कर दिया है। अगर मैं उसे निंगविन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहूं, तो वो मान जाएगा। बिंगले ने उसका हाथ सहलाया, उसे शांत करते हुए। इतनी जल्दी मत करो, एक एक कदम बढ़ाते हैं, 2 एक दिन और देखते हैं, ताकि हम कोई ऐसी उम्मीद ना रखें जो बाद में टूट जाए। उसी रात सड़क के क्रॉस पर 2 तेज रफ्तार गाड़ियां जोर से टकराईं। जमीन खून से लाल हो गई थी। बॉडी के टुकड़े हर जगह फैल गए थे। बड़ा खौफनाक सीन था। तुम्हारी आंखों में आंसू थे, पर तुम अब भी उस इंसान को धुंधला धुंधला देख सकते थे। उसने पूरी ताकत से तुम्हें गले लगा लिया। उसे आग की कोई परवाह नहीं थी। आग उसके चेहरे को चमका रही थी। उन काली आंखों में बस तुम्हारी तस्वीर थी, जब तक कि आग ने दोनों को पूरी तरह से लपेट नहीं लिया। तुमने अचानक आंखें खोली। तुम्हारी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। फिर से वही पिछली जिंदगी में मरने वाला सपना। तुमने माथे से पसीना पोंछा और तकिए के पास रखा फोन उठाया। स्क्रीन पर रात के 3 बज रहे थे। तुम वापस सोने वाले थे कि अचानक सपने में बिनिंग बिन का चेहरा याद आ गया। तुम्हें पता भी नहीं चला कि उंगलियों ने बिना सोचे मैसेज भेज दिया। मैसेज भेजकर तुम्हें याद आया, क्या वो सो गई होगी? इस वक्त उसका जागना नामुमकिन था। तुमने गुस्से में अपने माथे पर थोड़ा मारा और मैसेज डिलीट करने ही वाले थे कि स्क्रीन अचानक जल उठी। ये बिनिंग बिन का जवाब था। तुम उन 2 शब्दों को देखते रहे, आंखें झपकाकर कंफर्म कर रहे थे कि सच में रात के 3 बज रहे हैं, दोपहर के नहीं। तुमने तुरंत दूसरा मैसेज भेजा, तुम अभी तक सोई नहीं, क्या कर रही हो? बिनिंग ने जवाब दिया, बिस्तर पर लेटी हूं। तुम थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए, पर एक पल बात समझे कि एक नॉर्मल इंसान बिस्तर पर लेटकर या तो फोन देखता है या कुछ और करता है। पर बिनिंग बिन जो कह रही थी वो सच था। वो बस लेटी थी,
शायद फिर से अपनी दुनिया में खोई हुई। तुम्हें याद आया कि जब बिनिंगबिन 8 साल की थी तो एक बार तुम्हारे घर पर सोई थी। असल में वो सो नहीं रही थी, बस तुमसे चिपकी हुई थी और घर नहीं जाना चाहती थी। तब यू विकियन ने बहुत कोशिश की उन्हें अलग करने की, पर बिनिंगबिन रोने लगी और अपना सर पटकने लगी। ये एक क्राइसिस थी। कोई और चारा ना देखते हुए यू विकियन ने उसे तुम्हारे घर रात रुकने दिया। उस रात तुम उसके साथ एक ही बिस्तर पर सो गए। आधी रात को तुम्हारी नींद खुली और आंखें खोलते ही तुमने देखा कि उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें तुम्हें बिना झपकाए देख रही हैं। तुमने क्यूरियस होकर पूछा, तुम सो क्यों नहीं रही? तब बिनिंगबिन उतने अच्छे से बोल नहीं सकती थी और मुश्किल से बोली, सोना। तुमने नाम ऐसा हिलाया और उसे सीरियस होकर समझाया, ऐसे नहीं, सोने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। तुमने अपना छोटा हाथ बढ़ाकर उसकी आंखें धीरे से ढक दी। देखो, ऐसे करना है। उसकी आंखों को अपनी हथेली के नीचे हिलते हुए देखकर तुमने तुरंत कहा, आंखें मत खोलना। बिन चुपचाप मान गई और तब तुमने चैन से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद दोनों गहरी नींद में सो गए। उस पुराने पल को याद करके तुम हंसी नहीं रोक पाए और उसे एक और मैसेज भेजा, सोने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बिनिंग ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे पता है, फानजुआन ने मुझे सिखाया था। पता नहीं क्यों तुम्हें लगा कि उस बात में थोड़ा गर्व था जिसे बताना मुश्किल था। तुम्हारी हंसी और बढ़ गई। तुमने एक और मैसेज भेजा, तो अब आंखें बंद करो और अच्छे से सो जाओ। तुमने उसके साथ एक स्टिकर भेजा जिसमें एक पापा पिग अपने छोटे पिग के सर पर हाथ फेरकर उसे सुला रहे थे। तुम जानते थे कि शायद विनिंग बेन को स्टिकर का मतलब समझ नहीं आएगा, पर तुम्हें लगा कि वो उस वक्त के लिए बिल्कुल सही था। उस पल में तुम एक पिता जैसे लग रहे थे जो अपने बच्चे को सुलाने के लिए थपकी दे रहा हो। स्टिकर मिलने पर विनिंग बेन सच में एक पल के लिए ठिठक गई। वो हर एक वर्ड पढ़ सकती थी पर तस्वीरों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। फिर भी जब उसने इस पर नजर डाली तो उसकी आंखें अचानक ऐसे चमक उठी जैसे रात के आसमान में तारे चमक उठते हैं। फैन मुझे मेरे सर पर हाथ फेर कर प्यार करना चाहता है। अंधेरे में बिनिंग बेन के गाल हल्के लाल हो गए। वो स्टिकर को बहुत बहुत देर तक देखती रही जब तक उसे नींद नहीं आ गई और वो फोन को गले लगाकर सो गई। तुम्हारे तकिए के पास फोन की स्क्रीन फिर से चमकी। वही सर पर हाथ फेरने वाला स्टिकर था जो उसने तुम्हें वापस भेजा था। 2 दिन बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हें फोन किया। बातचीत में तुम्हारे पापा के लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट का टॉपिक आया। अपने पापा से कहो कि अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखें, बाहर का इतना जंक फूड खाना बंद करें। वो बात नहीं सुनते और देखो, अब उन्हें फैटी लिवर की दिक्कत हो गई है। माँ की शिकायत सुनकर तुम्हारा दिल बैठ गया। हालांकि तुम्हें पहले से ही अंदाजा था, तुम परेशानी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या हुआ, पापा को क्या बीमारी मिली है? तुम्हारे पापा की आवाज अचानक दूसरी तरफ से आई। अरे कुछ नहीं है, बस फैटी लिवर है। तुम्हारी माँ ऐसे चिल्ला रही है जैसे कोई खतरनाक बीमारी हो। अब वो मुझे ये खाने नहीं देती और वो छूने नहीं देती। तुम्हारी माँ ने तुरंत सख्ती से जवाब दिया, डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी, तुम्हें हेल्दी खाना होगा और रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। अब से बिल्कुल फ्राई किया हुआ कुछ नहीं। माँ सही कह रही है, तुमने कहा, और साथ में ध्यान रखना कि पापा स्मोकिंग भी बंद कर दें। स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदायक है। तुम्हारी माँ ने उत्साह से सर हिलाया। हाँ, ये तो बिल्कुल जरूरी है। तुम्हारे पापा ने एक तरफ निराश होकर लंबी सांस ली। चलो, जिंदगी के सारे मजों का अंत हो गया। मंगलवार तुम्हारे हफ्ते का सबसे बिजी दिन था और ऊपर से पहली 2 क्लास ट्यूटर की थी। लेट ना होने के लिए तुम्हें जल्दी उठना पड़ा और क्लासरूम की तरफ भागना पड़ा। वहीं बिनिंग बेन सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। 7 बजे तक वो गाड़ी की पिछली सीट पर चुपचाप बैठी थी। ली विक्सियन अपनी बेटी की पीठ देख रही थी। उसने हल्के से सांस ली और बाईसिंगल के सीने पर सर रखकर बैठ गई। उसकी आंखें हल्की लाल थीं। कभी कभी मैं सच में फैन यान से नफरत करती हूँ। वो इतना क्रूएल कैसे हो सकता है? पूरे 4 साल निंगबेन से बिना किसी कांटेक्ट के, और उसकी वजह से निंगबेन की हालत, जो इतनी मेहनत से सुधरी थी, फिर से बिगड़ गई। और अब हर हफ्ते उसे इतनी दूर सफर करके उसके डॉर्मेट्री के सामने इंतजार करना पड़ता है। एक माँ होने के नाते इंसान हमेशा अपनी बेटी के साइड ही होता है। बाई सिंगल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे प्यार से चुप करवाया। फैन यान नहीं जानता कि निंगबेन हर हफ्ते उसे मिलने जाती है। इसके लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। और वैसे भी चिंता मत करो, निंगबेन बेहतर हो जाएगी। और अगर नहीं भी हुई तो बी फैमिली के पास इतनी दौलत है कि वो अपनी बेटी को जिंदगी भर संभाल सकती है। ली विक्सियान अभी कुछ और कहना ही चाहती थी कि ड्राइवर की आवाज ने उनकी बात काट दी। मैम, पिछले हफ्ते जब मिस कैपिटल गई थी तो फैन सर ने उन्हें देखा था और वो दोनों साथ में कैंटीन में खाना खाने भी गए थे। ली विक्सियान और बाईसिंगल दोनों शौक में एक साथ रह गए। कैंटीन में साथ में खाना खाया। ड्राइवर ने सर हिलाया। हाँ, ऐसा ही है। शायद आज फैन सर मिस को फिर से देख लें, और कौन जानता है, शायद वो उन्हें जल्दी घर वापस जाने के लिए मना भी लें। उसी वक्त विनिंग बेन ने अपनी घड़ी देखी और अपनी भौं यानी एब्रोज सिकोड़ ली। फिर उन तीनों की तरफ देखा जो बातें कर रही थी। उसकी आवाज में थोड़ी चिड़चिड़ाहट थी। टाइम हो गया है। ली विक्सियान और सवाल पूछना चाहती थी पर अपनी बेटी की जिद सुनकर
वो और देरी करने की हिम्मत नहीं कर सकी और ड्राइवर को जल्दी करने को कहा। जल्दी, मिस को ले जाओ। विनिंग बेन का शेड्यूल हमेशा मिनट के हिसाब से था। 6 बजे उठना, 7:10 पर निकलना। इसमें कोई भी बदलाव उसे परेशान और चिड़चिड़ा बना देता था और यहाँ तक कि उसे क्राइसिस भी हो सकता था। ड्राइवर तुरंत स्टीयरिंग व्हील पर वापस आया। गाड़ी की डिजिटल घड़ी में 7:10 हो रहे थे। उसने हैंड ब्रेक हटाया, एक्सीलरेटर दबाया और काली गाड़ी तीर की तरह तुम्हारी यूनिवर्सिटी की तरफ भाग पड़ी। सुबह की क्लास बहुत बोरिंग थी। घंटी बजने के साथ ही क्लासरूम के ज्यादातर स्टूडेंट्स का ध्यान कहीं और था। बहुत कम लोग ध्यान दे रहे थे और तुम उन्हीं कुछ लोगों में से एक थे। तुमने कॉलेज की ज्यादातर पढ़ाई भुला दी थी और अगर तुमने अभी मेहनत करके उसे रिकवर नहीं किया तो पक्का फाइनल एग्जाम्स में फेल हो जाओगे। अगर तुम 4th ईयर के लास्ट सेमेस्टर तक इंतजार करते, जब सब अपने इंटर्नशिप में बिजी होते, तो तुम्हें वापस स्कूल जाना पड़ता फेल एग्जाम्स देने के लिए। कितना बुरा और शर्मनाक सीन होता वो। जैसे ही दोपहर की घंटी बजी, तुम सीधे शाओयान के साथ कैंटीन गए लंच करने। खाने के बाद वो वापस डॉर्मेट्री गए ताकि थोड़ी देर नैप ले सकें और शाम की क्लास के लिए एनर्जी बचा सकें। तुम बेड पर पेट के बल लेटे हुए थे, नींद और जागने के बीच की स्टेट में थे। तभी तुम्हारे तकिए के पास फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आई। आधी नींद में तुमने उसे टटोला। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि ली विक्सियान का मैसेज है। क्या तुम लोगों ने लंच कर लिया? आज कैपिटल में बारिश हो रही है। जब तुम खत्म कर लो तो कहो वो जल्दी घर वापस आ जाए। तुमने अपनी आंखें मली और बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। आंटी, आप गलत इंसान को मैसेज भेज रही हैं। मैसेज भेजते ही ली विक्सियान का कॉल आ गया। तुम्हारे कुछ बोलने से पहले ही दूसरी तरफ से उनकी घबराई हुई आवाज आई। निंगबेन सुबह जल्दी सीयू के लिए निकली थी, वो तुमसे मिलने नहीं आई। ये शब्द बिजली की तरह गिरे, जिससे तुम्हारी सारी नींद गायब हो गई। तुम बेड पर झटके से उठ बैठे। निंगबेन मुझसे मिलने आई है? मुझे पता नहीं था। आंटी चिंता मत करिए, मैं अभी स्कूल के गेट पर देखने जाता हूँ। तुम जल्दी से उठे और अपने आप में सोचने लगे, अगर निंगबेन सच में आई थी तो वो पक्का गेट पर इंतजार कर रही होगी। तुमने जल्दी से कपड़े चेंज किए। इतनी तेजी से हलचल देखकर शाओयान उठ गया। उसने आंखें मली और जम्हाई लेते हुए बोला, फैनयान, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जूते के लेस बांधते हुए तुमने पीछे मुड़कर देखे बिना जवाब दिया। विनिंगबेन मुझे मिलने स्कूल आई है। मैं क्लास के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे बुक्स क्लास में ले जाना, मुझे नहीं लगता मैं टाइम पर वापस आ पाऊंगा। बिना जवाब का इंतजार किए तुम आंधी की तरह डॉर्मेट्री से बाहर निकल गए। शाओयान वापस बेड पर गिर गया, जम्हाई लेते हुए बड़बड़ाया, हाँ, जब सुंदरता आती है तब तो तुम्हें नींद की भी परवाह नहीं रहती। और तुम कहते थे कि तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तुम स्कूल के गेट के पास बड़े पेड़ तक भागते गए और जैसे ही तुमने ऊपर देखा, तुमने वैसे ही एक फेमिलियर सिलुएट को वहां चुपचाप खड़े देखा। तुम हाँफते हुए वहां पहुंचे और कुछ ही कदम दूर रुककर विनिंग बेन के सामने खड़े हो गए। तुम्हारी आवाज में थोड़ी शिकायत थी। तुम मुझे बताए बिना क्यों आई? जब से तुम वहां पहुंचे, विनिंग बेन की नजर तुम पर टिकी थी। उसकी आंखों में चमक थी और होठों के कोने हल्के ऊपर उठे थे। पर तुम्हारा सवाल सुनकर वो तुरंत परेशानी से अपने होठ भीज गईं, नजर चुरा ली, तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। तुमने उसे जल्दी नहीं मचाई। तुम बस वहां खामोशी से खड़े रहे, उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। विनिंग अपने स्कर्ट के किनारे को पकड़कर उंगलियां घुमाई जा रही थी। ये उसका आदत वाला जेस्चर था जब वो नर्वस होती थी। उसने तुम्हारी तरफ देखा और जब देखा कि तुम सब्र के साथ इंतजार कर रहे हो, तो बहुत देर तक सोचने के बाद धीमी आवाज में बड़बड़ाई, फैनयान, मुझे मिलना नहीं चाहता। तुम शॉक हो गए, सिर्फ इसलिए कि उसे लगा तुम मिलना नहीं चाहते। वो पूरा दिन स्कूल गेट पर खड़े रहना पसंद करती, लेकिन तुम्हें बताती नहीं कि वो आई है। तुमने समझाने के लिए अपना मुंह खोला जब तुमने कहा था कि तुम मिलना नहीं चाहते, पर सेंटेंस के बीच में ही रुक गए। सच में तुमने ये कहा था। कॉलेज एडमिशन टेस्ट खत्म होने की दूसरी रात क्लास की तरफ से एंड ऑफ कोर्स डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था और विनिंग वेन ने तुम्हें अकंपनी करने की जिद की और तुम्हारे पेरेंट्स के दबाव में भी तुम्हारे पास उसे अपने साथ ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। टीन एज में लड़के और लड़कियां अक्सर किसी ऐसे को राज रखते हैं जिससे उनका दिल धड़कता है। उस डिनर में कुछ दोस्तों ने तो उसी वक्त कन्फेस भी कर दिया और सक्सेसफुल रहे। तुम्हारी भी एक क्लासमेट थी जिसे तुम चुपके से पसंद करते थे। डिनर के दौरान तुमने उसे चुपके से कई बार देखा, पर विनिंग बेन को डिस्क्रीट होने का मतलब नहीं समझ आया और पूरी क्लास और टीचर के सामने उसने जोर से पूछा, फैनयान, तुम उसे इतना क्यों देख रहे हो? उस एक सेंटेंस ने 50 से ज्यादा क्लासमेट्स की नजरें तुम पर गिरा दी। उन नजरों और खुसाफुसी ने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम वही जमीन में धंस जाओगे। और वो क्लासमेट जिसे तुम पसंद करते थे, उसने तुम्हारी तरफ एक इनडिफरेंट नजर डाली और बिना किसी भाव के अपने पास बैठी दोस्त से कहा, मैं इससे ज्यादा नहीं जानती। वो हल्की बातें किसी ठंडे पानी की बाल्टी जैसी थीं, जिन्होंने तुम्हारे दिल में पनप रही उस छोटी सी भावना को एक झटके में बुझा दिया। बसंत का फूल अभी खिला भी नहीं था कि पूरी तरह कुचल गया। उस रात घर लौटकर तुमने रोते हुए अपने पेरेंट्स से कहा था कि तुम बिंगबिन को कभी नहीं देखना चाहते। सोचकर देखो तो शायद वही घटना तुम्हारे अलग होने की एक वजह थी। और अपनी आखिरी मुलाकात में तुमने गुस्से में चिल्लाकर कहा था कि तुम उसे कभी नहीं देखना चाहते। खैर, तुमने अपना सर हल्के से हिलाते हुए कहा, उन उलझे हुए ख्यालों को दूर करते हुए और वापस प्रेजेंट में आते हुए, वो पुरानी बात थी,
अब मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तो अगली बार जब आओ तो मुझे पहले बता देना, ठीक है? वो शब्द सुनकर बिंगबिन की आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे उसके दिल में कोई सुंदर फूल चुपचाप खिल गया हो। उसने अपने होंठ मोड़े और जोर से सर हिलाया। अगर उसका चेहरा, जो आमतौर पर किसी पुराने ग्लेशियर की तरह भावहीन और ठंडा रहता था, वैसा था, तो वो मुस्कान जो अब वो दिखा रही थी, वो बर्फ पिघलने के बाद के बसंत जैसी थी, जहां 100 फूल खिल रहे हों, चमकदार और प्यारी। जो स्टूडेंट स्कूल में आ जा रहे थे वो ये सीन देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि जो ड्राइवर उन्हें लेकर आया था, उसका मुंह भी हैरानी से खुला रह गया। वो अपना फोन निकालकर जल्दबाजी में उस मुस्कान की फोटो लेने लगा, और तुरंत भेजने के लिए। फोटो मिलने पर ली विक्सियन इतनी शॉक हो गई कि उसका फोन झटके से जमीन पर गिर गया। जब उसे होश आया तो वो इतनी खुशी से भर गई कि उसका मन किया उस फोटो को 20 या 30 बार प्रिंट करवाकर घर के हर कोने में लगा दे। बिंगबिन की मुस्कान में वाकई किसी को भी मोह लेने की ताकत थी। भले ही तुम उसे सिर्फ एक दोस्त मानते थे, तुम थोड़ा शर्मा गए, और खासकर जब इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें घूर रही हो, बिना नजर हटाए, और तुम खुद एक ट्रेडिशनल वैल्यूज वाले इंसान हो, शर्माना तो लाजमी था। तुमने थोड़ी बेचैनी से नजर हटा ली और तुरंत कहा, मुस्कुराना बंद करो। बिंगबिन, जो हमेशा बात मानती थी, उसने तुरंत अपने होंठ भींच लिए और वही हमेशा वाली गंभीर एक्सप्रेशन वापस ले आई। तुमने हल्की सी खांसी की, अपनी लाल होती गाल को रगड़ा, और जैसे ही लाली कम हुई पूछा, तुम यहाँ कितनी देर से इंतजार कर रही हो? क्या तुमने खाना खाया? बिंगबिन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी एक उंगली बढ़ाकर धीरे से तुम्हारे गाल को छुआ और धीमी आवाज में कहा, चेहरा चेहरा लाल हो गया है। क्या तुमने जल्दबाजी में समझाने की कोशिश की? ये उस वजह से लाल नहीं हुआ था, बल्कि तुम बहुत तेजी से भागे थे और थक गए थे, इसलिए गर्मी थी। क्या तुम ये एडमिट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि ये वो थी जिसने अपने मुस्कान से तुम्हें शर्मिंदा कर दिया था, ये डरकर कि अगर तुमने पूछा तो ये कभी खत्म नहीं होगा? तुमने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खाना खाया या नहीं? विकिंग को याद था कि तुमने 2 सवाल पूछे थे, और उसने किसी को भी बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा। साफ आवाज में बोली, 1 घंटा 37 मिनट। तुम्हारा दिल नहीं बैठा। आमतौर पर जब तुम दोस्तों के साथ बाहर जाते थे और 5 मिनट इंतजार करते थे तो तुम्हारा सब्र खत्म हो जाता था, पर वो वहां खड़ी थी बिना हिले, तुम्हारा इंतजार करते हुए पूरे 1 घंटे से ज्यादा। अचानक तुम्हारे मन में एक उदासी सी महसूस हुई, जिसे बयान करना मुश्किल था। अगर तुम बाहर नहीं आते तो क्या वो अंधेरा होने तक इंतजार करती? विनिंग ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, रात के 8:20, घर वापस जाना। 4 घंटे का सफर। हम रात के 11:30 बजे कैपिटल पहुंचते। तुम एक पल के लिए दंग रह गए। आवाज थोड़ी भारी थी। इतनी देर से लौटना, क्या आंटी लियू चिंता नहीं करेंगी? ड्राइवर लिनसेंग, जो थोड़ी दूर पर था, जल्दी से बीच में बोला, चिंता क्यों नहीं होगी? जब भी मिस कैपिटल आती हैं तो मैम इतनी चिंता करती हैं कि वो खा भी नहीं पाती, ये डर से कि उन्हें कुछ हो ना जाए या रास्ते में उन्हें कोई क्राइसिस ना हो जाए। पर आप तो मिस का नेचर जानते ही हैं, आपके अलावा वो किसी और की बात नहीं मानती। तुमने उनके शब्दों में एक मेन कीवर्ड पकड़ा और हैरानी से बोले, वो मुझे ढूंढने कई बार आ चुकी हैं। लिनसेंग ने भावुक होकर सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, जब से आपने यहाँ कैपिटल में पढ़ना शुरू किया, मिस हर मंगलवार आपको देखने आती हैं। मैं देखने की बात कर रहा हूँ, पर असल में जब वो पहुंचती हैं तो स्कूल के सामने चुपचाप खड़ी रहती हैं, ना अंदर आती हैं ना ही आपको बुलाती हैं। मेरा मानना है कि ये इसलिए है क्योंकि आपने कहा था कि आप उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहते, इसलिए वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती, बस चुपके से उस स्कूल को देखने आती हैं जहां आप पढ़ते हैं। तुम 4th ईयर में थे। तुम्हारी एंट्री से अब तक 3 साल से ज्यादा हो चुके थे। उन 3 सालों में वो हर मंगलवार महीने में 4 बार, विंटर और समर वेकेशन को छोड़कर टोटल 110 से ज्यादा बार आई। इतनी बार आने के बाद ये नामुमकिन था कि तुम्हें कुछ पता ना चले। अचानक तुम्हें याद आया एक चर्चा जो तुम्हारे दोस्तों में चलती थी। स्कूल गेट के पास अक्सर एक खूबसूरत लड़की किसी का इंतजार करते दिखती थी। शायद उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था और वो खास स्कूल आई थी उसका इंतजार करने, पर अक्सर रात होने तक भी लड़का कभी नहीं दिखता था। शुरू में ये बात नहीं थी और सब हैरान थे कि वो कौन सा बॉयफ्रेंड होगा जो इतनी खूबसूरत लड़की को सुबह से रात तक इंतजार करवा सकता है। अंत में उन्होंने कभी बॉयफ्रेंड को नहीं देखा, पर वो खूबसूरत लड़की हर महीने हर साल बिना चूके वक्त पर आती रही। धीरे धीरे ये नयापन खत्म हो गया और किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। उस वक्त तुम्हारे दोस्त तुम्हें खींचकर स्कूल गेट पर लाए थे उस मशहूर खूबसूरत लड़की को देखने, पर जब वे पहुंचे तो उन्हें कोई खूबसूरत लड़की नहीं दिखी। सिर्फ एक काली सिंपल पर महंगी कार सड़क के किनारे खड़ी थी, जो साफ तौर पर किसी बड़े परिवार की थी। ये सुनकर तुमने झटके से उस गाड़ी की तरफ देखा जो पास आ रही थी। तुम्हारी मेमोरी में वो गाड़ी जो तुमने उस वक्त देखी थी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ये है। वो गाड़ी जो तुमने पिछले जन्म में बस से देखी थी, उसकी भी वही दिखावट थी। क्या ऐसा तो नहीं कि उस वक्त भी वो तुम्हारा पीछा कर रही थी? तभी तो वो एक्सीडेंट सीन पर दिखी थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि पुरानी विनिंग बेन, जो बचपन में तुमसे इतनी जुड़ी थी, तुम्हारे कॉलेज शुरू करने के बाद तुमसे चिपकना बंद नहीं किया, और वाकई तुम दोनों अलग हो गए। तुम मासूमियत में सोचते थे कि शायद उसकी बीमारी अब इतनी गंभीर नहीं रही, या शायद वो पूरी तरह ठीक हो गई है। अब तुम समझ गए थे कि बहुत सी चीजों के हमेशा साफ संकेत थे। उसकी बीमारी असल में कभी ठीक नहीं हुई थी। ये सब समझकर तुमने अपना सर झुका लिया, आंखें हल्की लाल हो गईं और धीमी आवाज में पूछा,
तो फिर जब मैं स्कूल गेट से गुजरता था तो मुझे वो कभी क्यों नहीं दिखी? लिनसेंग ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मिस छुप जाती थी, इस डर से कि कहीं आप उन्हें कहें कि वो कहना नहीं मान रही है। हालांकि पिछले साल से उन्हें स्कूल गेट से गुजरते हुए शायद ही कभी देखा गया है। तुम कुछ पल के लिए खो गए, याद करते हुए कि 3rd ईयर में तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे और तुम सिर्फ वीकेंड पर बाहर निकलते थे, और 4th ईयर में मंगलवार इतनी क्लासेस से भरा होता था कि तुम स्कूल से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। तो इसका मतलब है कि 1 साल से ज्यादा हो गया है जब से उन्होंने मुझे निकलते हुए नहीं देखा। इसलिए आज जब मैं उन्हें ढूंढने आया तो वो वहीं जम गईं, छुपने का वक्त भी नहीं मिला। तुमने अपने होंठ भींच लिए और तुम्हारा मूड बिना चाहे खराब हो गया। विनिंग ने तुम्हारा मूड नोटिस किया और तुरंत नर्वस हो गई। तुम्हारे कंधे पर थपकी देने के लिए हाथ बढ़ाया, कांपती आवाज में बोली, फानजुआन मत रो मत रो। उसने वैसा ही जेस्चर ऑकवर्ड तरीके से किया जो तुम उसे चुप कराने के लिए करते थे, धीरे से तुम्हारे सर पर हाथ फेरते हुए। लिनसेंग ने विनिंग का वो जेस्चर देखकर भावुक महसूस किया। उसे फैमिली बी के लिए काम करते हुए 4 साल हो गए थे, जिनमें से 3 साल वो विनिंग का ड्राइवर था, और वक्त के साथ वो उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा था। उसने सांस ली और कहा, फांग सर, भले ही शायद ये कहना सही न हो, पर मैं कहना चाहता हूं कि मिस वाकई आपकी बहुत इज्जत करती हैं। तुमने अपनी मुट्ठी जोर से भींची, फिर धीरे से खोल दी। अंत में तुमने उसका हाथ पकड़ा जो तुम्हारे माथे पर था, और अपने सीने में दबाव को काबू करते हुए जानबूझकर हल्की आवाज में कहा, मैं रो नहीं रहा हूं, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलता हूं। क्योंकि वो बहुत देर से आए थे, कैंटीन में सिर्फ दिन का बचा हुआ खाना बचा था। तुमने अपनी नजरों से जगह देखी, पर विनिंग बेन को पसंद आने वाली कोई डिश नहीं मिली, इसलिए तुमने सिर्फ एक प्लेट एग फ्राइड राइस खरीदने का फैसला किया ताकि वो मान जाए। तुम उसे कैंटीन की एक टेबल पर ले गए और प्लेट उसके सामने रख दी। पहले इसे खाओ ताकि पेट भर सके, अगर बाद में भूख लगे तो ड्राइवर से कहना कि रास्ते में वापस जाते वक्त कुछ खरीद ले, ठीक है? विनिंग बेन ने चम्मच उठाई जो तुमने उसे दी थी और धीरे धीरे खाने लगी। तुम उसके बगल में बैठ गए और अपनी नजर के कोने से तुमने 10 मीटर की दूरी पर लिनसेंग को देखा। तुम्हारे दिमाग में उसके शब्द वापस गूंज रहे थे, मिस वाकई आपकी बहुत इज्जत करती हैं। वाकई क्या विनिंग बेन का दिमाग समझता है कि किसी की इज्जत करने का क्या मतलब होता है? तुमने उसे धीरे से बुलाया, बिंग बिंग। उसके हाथ में चम्मच एक पल के लिए रुक गई। उसने सर उठाया और खामोशी से तुम्हें घूरने लगी। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं, इंतजार कर रही थी कि तुम क्या कहोगे। तुमने अपने शब्दों पर गौर किया और पूछा, क्या तुम पिछले कुछ वक्त से डॉक्टर कैन के पास गई हो? डॉक्टर कैन ऑटिज्म के ट्रीटमेंट में नेशनल अथॉरिटी थे और वो विनिंग बेन के डॉक्टर थे। उन्होंने तब से उसे देखा था जब वो 6 साल की थी। पहले जब तुम उसे हॉस्पिटल ले जाते थे तो तुम हमेशा उस दयालु डॉक्टर को देखते थे जो हमेशा हंसते रहते थे और अक्सर तुम्हें कैंडीज देते थे। एक वक्त ऐसा था जब तुम्हें विनिंग बेन को उन अपॉइंटमेंट्स पर ले जाना बहुत पसंद था। जैसे ही विनिंग बेन ने डॉक्टर कैन का नाम सुना, उसने तुरंत अपना माथा पर बल डाले और साफ तौर पर उसके चेहरे पर इनकार था। तुमने अपनी आवाज धीमी की और वापस पूछा, क्या तुम गई थी? उसने अपने होंठ भींच लिए और दिखाई देने वाली परेशानी के साथ जोर से जवाब दिया, नहीं। तुम्हें इस जवाब से कोई हैरानी नहीं हुई। अगर उसकी बीमारी बेहतर नहीं हुई थी तो ये पक्का था कि उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तुमने जिद की, तुम क्यों नहीं जाती? विनिंग की चम्मच पकड़े हुए हाथ में झटके से तनाव आ गया। उसका माथा जोर से सिकुड़ गया, सांसें तेज हो गईं। अचानक उसने अपनी आवाज उठाई, लगभग चिल्लाते हुए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बात पूरी किए बिना उसने अपना हाथ उठाया और जोर से फ्राइड राइस की प्लेट को धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। उस अचानक आए क्राइसिस ने तुम्हें एक पल के लिए सुन कर दिया। सबसे पहले लिन नेंग ने रिएक्शन दिया। वो आगे कूदा और जल्दी से विनिंग के दोनों हाथ पकड़ लिए ताकि वो खुद को चोट न पहुंचाए। ओह! In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning around.
in loss, and time letters hold what voices can't. Names erased yet never gone. Who now blesses gods above when even gods must stand? Praise a fool when hope runs thin. At the edge where dreams begin, dream of home, a voice is true, for beyond your sleep, we are waiting for you. Even the longest journey must come.